जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में। चैप्टर 1 हम टैक्स का कंप्लीट करवा चुके हैं। यह दूसरा चैप्टर है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसमें जो है वो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, प्रमुख परिभाषाएं। वह परिभाषाएं जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मदद करेगा, या हम आगे अगर कुछ पढ़ाएंगे तो उसमें यह परिभाषा आपको मदद पहुंचाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट परिभाषा हो सकता है। सबसे पहला जो 1 नंबर पे आता है वो आता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं AY। आप अगर सवाल बनाइएगा तो लिखिएगा AY, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर का मतलब होता है वह अवधि जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और अगले साल, इस साल 1 अप्रैल से प्रारंभ हुआ, अगले साल 31 मार्च तक चलता है। इसमें हमने ईयर का चर्चा नहीं किया है। ईयर का चर्चा इसलिए नहीं किया है क्योंकि यह तो कोई साल हो सकता है ना। सपोज कीजिए अगर 1 अप्रैल 2017 से हम प्रारंभ करेंगे तो खत्म कहाँ पे होगा? 31 मार्च 2018 को, क्योंकि 12 महीना का जो कंप्लीट अवधि होता है वो होता है असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष। यानी कि जिस वर्ष में कर का निर्धारण होता है, यह काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कर निर्धारण वर्ष 22-23, कर निर्धारण वर्ष 23-24, ठीक है, 23-24। अभी जो आपका असेसमेंट ईयर होगा वो क्या क्या होगा? 23-24, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था, एक आपको समझा दिए। दूसरा इम्पोर्टेंट इसमें आता है वो होता है गत वर्ष। गत वर्ष हिंदी में अगर बोले, अगर इसी को अंग्रेजी में बताएं तो आप प्रीवियस ईयर बोलेंगे, ठीक है। देखिए, प्रीवियस ईयर हम लोग समझते हैं, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पिछला साल। यानी कि पिछला साल जो अभी बीता है, मान लीजिए हम अभी जी रहे हैं 23-24 में। किस वर्ष में जी रहे हैं? 23-24 में, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 को प्रारंभ हुआ होगा और ये कब तक चलेगा? 31 मार्च 2024। तो इस साल का जो गत वर्ष होगा, हम सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? 22 और 23। 22-23 कहने का मतलब हुआ 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुआ होगा और 31 मार्च 2023 तक चला होगा। ये हो गया गत वर्ष, ठीक है। गत वर्ष हम लोग अब समझ गए होंगे। गत वर्ष में क्या होता है? जो हम इनकम इसी में अर्न करते हैं। 22-23 में हमने इनकम अर्न किया होगा, 22-23 में हमने इनकम अर्न किया होगा और उसका टैक्स लगेगा 23-24 में, ठीक है। तो 23-24 हो गया असेसमेंट ईयर और 22-23 हो गया प्रीवियस ईयर। तो यह 2 पॉइंट उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। आप लोगों को फिर भी अगर डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह दोनों टर्म आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम वैसे बिल्कुल शॉर्टकट में चल रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है, इसके लिए हम एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग बताइएगा, जो 17-18 के लिए, 2017-18 के लिए कौन सा ईयर या प्रारंभ से लेकर अंत तक का डेट बताइएगा जो गत वर्ष होगा। यानी कि 17-18 का प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होगा, ये आप लोग बताइएगा। अगर आप लोगों का कमेंट सही होगा तो हम समझेंगे जो आप लोगों ने समझ लिया। अगर कमेंट गलत होगा तो हमको पता चल जाएगा जो आपने समझा नहीं, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यह क्यों बहुत ही ज़रूरी है। अब इससे आगे अगला टर्म अगर आता है तीसरा, तो वो टर्म है व्यक्ति। क्या है? व्यक्ति। यानी कि अगर हम इसको बात करें अंग्रेजी में पर्सन, बहुत सारे इंग्लिश समझने वाले भी हैं, इसलिए हम इसको इंग्लिश में भी लिखते जाते हैं, एक्सप्लेन हिंदी में करते हैं। आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। व्यक्ति इंग्लिश वाले जो हैं वो हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम के होंगे वो अंग्रेजी में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो व्यक्ति का मतलब होता है वह व्यक्ति जो टैक्स पे करेंगे। व्यक्ति का मतलब सिर्फ आदमी ही नहीं, व्यक्ति का मतलब आपको सिर्फ आदमी ही नहीं समझना है, ठीक है। पर्सन का मतलब आप सिर्फ व्यक्ति नहीं समझिए, उसमें आता है ए पर्सन, ठीक है, एक पर्सन, या आप इसको इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। दूसरा एक कंपनी, कंपनी भी इसमें आता है, ठीक है, कंपनी।
फिर तीसरा नंबर पे देखिएगा तो ए फॉर्म, ये सब हुआ एक व्यक्ति। एक व्यक्ति का मतलब ए पर्सन, एक पर्सन में इंडिविजुअल भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल, ए कंपनी, ए फॉर्म। फिर आता है एन एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि व्यक्तियों का समूह। तो यहां तक हो गया, और भी है, ठीक है। अभी हम बात किए थे एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का जो समूह होता है, जैसे सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। फिर आता है लोकल बॉडी, ठीक है, लोकल बॉडी भी इसमें आता है, लोकल बॉडी, ये व्यक्ति में शामिल होता है। लोकल बॉडी मतलब नगर पालिका, जिला परिषद जो होता है वो। फिर आता है कोई कृत्रिम व्यक्ति, चाहे धार्मिक न्याय हो, देवी देवता, ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो ये पर्सन में शामिल होते हैं। तो ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला टर्म जो है, जो हमें समझना है, वो है करदाता। करदाता, देखिए कोई व्यक्ति होंगे, हम लोग समझ रहे हैं मतदाता, करदाता, अन्नदाता, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें करदाता, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एसएससी, ASSESS एसएससी, करदाता हुए। तो वह व्यक्ति जिनका आय एक कर मुक्त सीमा जो है उससे ऊपर जाता है, वह कर देने योग्य होते हैं, उन्हें हम लोग करदाता बोलते हैं। इसका भी बहुत रूप है, स्वरूप है, तो उतना डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे है एक टर्म आय। आय का इंग्लिश हम सब लोग जानते ही होंगे, इनकम होता है। अगर बात करें आयकर अधिनियम में, तो आयकर अधिनियम में इनकम का कोई डेफिनेशन नहीं है। आयकर अधिनियम में कोई भी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला वीडियो में हमने आपको समझाया था आयकर, आयकर यानी कि इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या होता है? किसी व्यक्ति के इनकम पर जो पैसा लगता है एक्स्ट्रा, उनसे लिया जाता है सरकार के द्वारा, वो होता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स आय पर लगता है, तो आय को जानना तो बहुत जरूरी है, लेकिन आय का कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। लेकिन आय का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं, कोई रकम, ठीक है, कोई रकम हमको जहां से मिले। फिर आता है लाभांश, डिविडेंड, लाभ का अंश। फिर आता है चैरिटी, डोनेशन, फिर वेतन, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो ये भी जब कोई परिभाषा नहीं है, इसका मतलब है इसका वही बृहद परिभाषा है, तो इसको उतना जाने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए इतना, जो आय इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे है एक कुल आय, कुल आय, ठीक है, कुल आय। कुल आय से पहले हमको जानना जरूरी है सकल, सकल कुल आय, सकल कुल आय अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ग्रॉस, ग्रॉस टोटल इनकम। हम जो समझा रहे हैं ना, हम इसका टेस्ट भी लेंगे, हम रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, हम लाइव करके आप सबसे क्वेश्चन पूछेंगे, इतना बात समझ लीजिएगा, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम हमने आपको पढ़ाया था, बताया था, जो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। पहला सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है। चलो चौथा हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं कैपिटल गेन्स, ठीक है। पांचवा आता है अदर सोर्सेस। इन सभी हेड को आप इनकम लिखकर आप ऐड कर लीजिए, जो बैलेंस आएगा ये हो जाएगा टोटल ग्रॉस इनकम, ठीक है। तो टोटल ग्रॉस इनकम आप लोग समझ गए होंगे। जो आय का जो मेन 5 सोर्सेस हैं, उन पांचों शीर्षक का जो योग होगा, इनकम आय होगा, उसका जो योग होगा वही होगा ग्रॉस टोटल इनकम। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस को जोड़ लेंगे, जो आएगा वो हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। जब ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगा, उसमें से कुछ कटौतियां मिलती है, ध्यान समझिए। कटौतियां दिया हुआ है 80C से लेकर 80U तक, हम बात करेंगे अलग से 80C से 80U तक का क्या डिडक्शन है, उसमें क्या क्या आता है, ये घट जाता है, ठीक है।
तो ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C से 80U तक का जो डिडक्शन है उसको जब हम लोग घटा देते हैं तब जो बैलेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इनकम। उम्मीद कर रहे हैं टोटल इनकम आप समझ गए होंगे। अगर शॉर्टकट में इसका परिभाषा बोलें तो टोटल ग्रॉस इनकम माइनस डिडक्शन बराबर हो जाएगा टोटल इनकम, या इसको नेट इनकम भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आकस्मिक आय। आकस्मिक आय देखिए ये नाम से ही स्पष्ट है। आकस्मिक इंग्लिश हम लोग बोलते हैं कैजुअल लीव नहीं इनकम, ठीक है, ये छुट्टी होता है आकस्मिक अवकाश, ठीक है, कैजुअल लीव, सॉरी फिर बोल दी लीव, कैजुअल इनकम। आकस्मिक आय का मतलब होता है ऐसा आय जिसके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं है, अचानक हमको मिल गया, यानी कि हम बोल सकते हैं जो कोई पूर्वानुमान नहीं, पूर्व से कुछ भी अनुमान नहीं, ठीक है, अचानक संयोग से लॉटरी लग गया, रास्ते में चल रहे हैं हमको मिल गया, ये सब होता है आकस्मिक आय। आगे हमको देखने को मिलेगा और हमको इस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सड़क पे मिल गया, लॉटरी में जीत गए, जुआ खेलने में जीत गए, ठीक है, जैसे अभी क्या है ड्रीम 11, ये सब ड्रीम 11 में लगाता है, तो लगाते वक्त सबको पता होता है जो हम करोड़पति बनने जा रहे हैं, लेकिन जब मैच स्टार्ट हो जाता है तो उम्मीद यही रहता है सबका जो मेरा जो लगा वो भी वापस आ जाए, ठीक है ना। लेकिन आइडिया तो नहीं रहता है, लेकिन अचानक से वो अगर जीत जाएगा तो समझ रहे हैं ना, कैजुअल इनकम हो जाएगा। तो प्रमुख परिभाषाएं में इतना ही परिभाषा है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी इनकम या कोई भी डेफिनेशन आपने नहीं समझा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट डे जब हम वीडियो बनाएंगे तो उस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगा हो या बुरा वीडियो को आगे जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।